से। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट टाइम हम लोग प्राइमरी साल्ट इफेक्ट की बात कर रहे थे। प्राइमरी साल्ट इफेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के नॉट सी ए सी बी अपॉन गामा स्टार इंटू गामा ए इंटू गामा बी। यहां तक नेक्स्ट टाइम बात कर जा चुकी थी। इसे कहा गया था इक्वेशन नंबर 3। ठीक, यहां तक बात की जा चुकी है। बट फॉर बायोमॉलिक्यूलर reaction, the experimental but for biomolecular reaction, the experimental rate of reaction is given by rate of reaction is equal to, इधर देखिए आपने ए जेड ए प्लस बी जेड बी, ए बी जेड ए प्लस जेड बी प्लस प्रोडक्ट माना था। ठीक है, जब एक्सपेरिमेंटल रेट ऑफ रिएक्शन दिया जाएगा तो क्या किया जाएगा बेटा? देखिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हमेशा रेट कांस्टेंट के एस सी ए इंटू सी बी। इक्वेशन नंबर 4, वेयर के एस इज द रेट कांस्टेंट। यहां जरा देखिए, जब हम एक्सपेरिमेंटल रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो इससे कोई मतलब नहीं होगा। सिंपली हमारा रिएक्शन क्या होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि और जब इसका जो रेट कांस्टेंट यदि के एस हो तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सबसे पहले रेट कांस्टेंट, फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और आपने इसको माना था सी ए और इसकी कंसंट्रेशन को आपने माना था सी बी। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के एस इंटू सी ए इंटू सी बी। अब देखिए, एक कैलकुलेटेड रेट ऑफ रिएक्शन है और ये हमारा क्या है? एक्सपेरिमेंटल रेट ऑफ रिएक्शन है। कैलकुलेटेड रेट ऑफ रिएक्शन एंड एक्सपेरिमेंटल रेट ऑफ रिएक्शन बोथ आर इक्वल। तो दोनों यदि इक्वल होंगे तो लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, के एस इज इक्वल टू के एस इंटू सी ए इंटू सी बी इज इक्वल टू
क्या लिखा जाएगा? के नॉट सी ए इंटू सी बी गामा ए इंटू गामा बी अपॉन गामा स्टार। यहां से देखिए सी ए सी बी कैंसिल आउट, तो के एस इज इक्वल टू के नॉट गामा ए इंटू गामा बी अपॉन गामा स्टार। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। हो गया। अब देखिए इस इक्वेशन का लॉग ले लीजिए, टेकिंग log to the base a of above equation देखिए लिया जाए तो क्या लिखा जाएगा? एल एन के एस इज इक्वल टू एल एन के नॉट प्लस एल एन गामा ए इंटू प्लस एल एन गामा बी माइनस एल एन गामा स्टार। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6। अब इसमें एक ला यूज करना है बेटा, उसे कहा गया अकॉर्डिंग टू डिबाई हकल लिमिटिंग लॉ, अकॉर्डिंग टू डिबाई हकल अकॉर्डिंग टू डिबाई हकल लिमिटिंग लॉ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन डिवाई हकल लिमिटिंग लॉ क्या कहते हैं? एल एन गामा आई इज इक्वल टू माइनस ए जेड आई स्क्वायर अंडर रूट में। अकॉर्डिंग टू डिवाई हकल लिमिटिंग लॉ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है बेटा एल एन गामा आई इज इक्वल टू माइनस ए जेड आई स्क्वायर अंडर रूट म्यू, वेयर गामा आई इक्वल टू एक्टिविटी कोफिशिएंट, एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ ith स्पीसीज, एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ ith स्पीसीज म्यू इज इक्वल टू आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन जेड आई इज इक्वल टू चार्ज ऑफ द ith स्पीसीज of ith species
ith species and A is equal to constant, this constant is equal to 0.509 या कहीं कहीं बेटा इसको अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 0.51 at 25 सेंटीग्रेड। इसे क्वेश्चन नंबर 7 कर लीजिए। इक्वेशन नंबर यहां तक क्लियर हो गया? ये डिबाई हकल लिमिटिल्ला का फार्मूला है, इसको यूज करना है। यहां लिखेंगे बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन, on the basis of equation 7, on the basis of equation 7, gamma A comma gamma B and gamma star can be written as follows। कैसे लिखा जाएगा? यल एन गामा ए इज इक्वल टू माइनस, अब ए की वैल्यू कितना है? 0.509, जेड आई का तो जेड ए स्क्वायर अंडर रूट बी। इसी तरीके से यल एन गामा बी इज इक्वल टू माइनस 0.509 जेड बी स्क्वायर अंडर रूट म्यू एंड एलियन गामा स्टार इज इक्वल टू माइनस 0.509 जेड ए प्लस जेड बी का होल स्क्वायर अंडर रूट म्यू। क्लियर बेटा? देखिए इस यहां देखिए हमें क्या करना है बेटा, इस इक्वेशन को यूज करते हुए, देखिए इस इक्वेशन 7 का यूज करते हुए एलियन गामा ए निकालना है, एलियन गामा बी निकालना है, एलियन गामा स्टार निकालना है। ठीक, जब निकाला गया इसके आधार पर तो क्या यूज किया गया? देखिए तो एलियन गामा ए इज इक्वल टू माइनस ए जो होगा कांस्टेंट था और वह कांस्टेंट की वैल्यू 0.509 इंटू जेड आई चार्ज है, और चार्ज किसका है? ए स्पीसीज पर, ए स्पीसीज का चार्ज हमने जेड ए माना, जेड ए स्क्वायर अंडर रूट म्यू। सिमिलर तरीके से ऐसे जब हम गामा स्टार की बात कर रहे हैं तो वहां जो चार्ज है जेड ए प्लस जेड बी का होल स्क्वायर। अब इन दोनों तीनों की वैल्यू को एलियन गामा ए, एलियन गामा बी, एलियन गामा सी की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 6 में रख देंगे। तो यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू एलियन गामा ए कामा एलियन गामा बी एंड एलियन गामा स्टार इन इक्वेशन 6, तो क्या हो जाएगा? एलियन के एस इज इक्वल टू एलियन के 0 प्लस
अरे माइनस 0.509 जेड ए स्क्वायर अंडर रूट म्यू माइनस 0.509 जेड बी स्क्वायर अंडर रूट म्यू माइनस 0.059 माइनस प्लस 509 जेड ए प्लस जेड बी का होल स्क्वायर अंडर रूट म्यू। अब इसका एक्सपेंशन कर लीजिए। एल एन के एस इज इक्वल टू एल एन के नॉट माइनस 0.509 जेड ए स्क्वायर अंडर रूट म्यू माइनस 0.509 जेड बी स्क्वायर अंडर रूट म्यू। इसका एक्सपेंशन कर लीजिए बेटा, तो प्लस 0.509 जेड ए स्क्वायर अंडर रूट म्यू प्लस 0.509 जेड बी स्क्वायर अंडर रूट म्यू प्लस 2 टाइम्स जेड ए इंटू जेड बी प्लस 2 इंटू 0.509 जेड ए इंटू जेड बी अंडर रूट म्यू। इतना टर्म सेम लिखा बेटा, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर से एक्सपेंशन कर डाला। जब एक्सपेंशन करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसका देखिए जेड ए प्लस जेड बी का होल स्क्वायर इक्वल टू जेड ए स्क्वायर। जेड ए स्क्वायर में 0.509 से मल्टीप्लाई होगा और अंडर रूट म्यू से, यहां देखिए मल्टीप्लाई हो गया। इसी जेड बी स्क्वायर अंडर रूट म्यू और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 2 इंटू 0.509 जेड ए इंटू जेड बी अंडर रूट म्यू। नोट कर लीजिए इसे। नोट कर ले। अब देखिए यहां से ए टर्म इससे कैंसिल आओ, ए टर्म इससे कैंसिल आओ, तो सिंपली तो क्या बचेगा, यहां से देखिए यहां से देखिए एल एन के एस इज इक्वल टू एल एन के नॉट प्लस इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 2 10 जेड ए इंटू जेड बी अंडर रूट। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन 8 is known as
एक मिनट रुको। नोन एज, इसी को ब्रांस्टेड, BORNSTED, ब्रांस्टेड बीजर्म, BJERRUM इक्वेशन, ब्रांस्टेड बीजर्म इक्वेशन। इसी को अनदर फॉर्म में लिखा जा सकता है बेटा, LN KS माइनस LN K0 इज इक्वल, इस K0 को उधर ले गया है तो 1.018 ZA इंटू ZB अंडर रूट में, या सिंपली LN KS अपान K0 इज इक्वल टू 1.018 ZA इंटू ZB अंडर रूट में। ज्यादातर पेपर में प्रूव करने के लिए यही आया है। जब भी पूछता है कहता है प्रूव दैट दिस क्वांटिटी। नोट कर लिया? इधर देखिए, इसमें 3 केस अराइज हो सकते हैं। Here 3 case may be arise कौन कौन से केस हो सकते हैं? केस फर्स्ट, इधर देखिए आपके पास एक इक्वेशन है, इसके जस्ट पहले वाली क्या थी? देखिए इसके पहले इक्वेशन थी LN KS इज इक्वल टू LN K0 प्लस 1.018 ZA इंटू ZB अंडर रूट में। ठीक, इसमें 3 केस हो सकते हैं बेटा। पहला है, देखिए LN K0 इज कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 1.018 इंटू ZA इंटू A तो नंबर है और इसी पर इफेक्ट आपको डिटर्मिनेशन करना है, तो बचा क्या वेरिएबल? ZA और ZB। तो पहला केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं क्या? व्हेन ZA इंटू ZB इक्वल टू 0। जब आपका ZA और ZB दोनों क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे, it means that one electrolyte, it means that one of the reactant is non-electrolyte the rate constant
rate constant, the rate constant would be independent of ionic strength of mu, या ऐसे लिखिए ज्यादा अच्छा, अंडर रूट कैसे, फॉर एग्जाम्पल्स देखिए एग्जाम्पल्स कैसे लिख रहे हैं, ICH2 COOH प्लस CNS माइनस CH2 COOH प्लस I माइनस। हो गया। इधर देखिए दूसरा एग्जाम्पल्स इसी के लिए है, CrNH2 CONH2 3 प्लस प्रोडक्ट। इनके प्रोडक्ट से हमसे कोई लेना देना नहीं बेटा, प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन हो रहा है हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक। प्रोडक्ट में क्या बनना है बेटा हमसे कोई मतलब नहीं। इनके लिए देखिए इन बोथ केस ZA इंटू ZB इक्वल टू 0 because ZA equal to 0 and ZB is equal to -1। देखिए ZA कितना है 0 है और ZB कितना है -1 है। दूसरे के लिए देखिए, इसके लिए दूसरे केस के लिए भी ZA इंटू ZB इक्वल टू 0 बिकॉज ZA इज इक्वल टू +3 and ZB equal to 0। जब ZA इंटू ZB 0 हुआ देखिए तो इट मीन्स दैट वन ऑफ द रिएक्टेंट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मीन्स एक ऐसा रिएक्टेंट है जो आयंस में नहीं टूट रहा होगा। द रेट कांस्टेंट वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द आयनिक स्ट्रेंथ म्यू। इसका मतलब रेट कांस्टेंट हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा किस पर, आयनिक स्ट्रेंथ म्यू पर। लिख लीजिए इसे। यहां से लिए निकाला जाए अगर बेटा देखिए तो क्या हो जाएगा, जेड यहां निकाला जाए तो Ln K0 इज इक्वल टू, अरे
ln Ks इक्वल टू ln K। अच्छा, बैकग्राउंड चेंज कर दें बेटा। अरे एक मिनट बेटा, थोड़ा अरे अब कहाँ चले गए भाई। एक मिनट बेटा वेट करो। एक मिनट वेट करो। वेट करो बेटा, एक मिनट बस जरा ब्लैक बोर्ड से। नहीं ऑटोमेटिक नहीं हटा, हम इसे हटा क्या इसका और चेंज कर दो बैकग्राउंड। ठीक है, इसी पे चल रहा है, इस पे नहीं चल रहा है, आपका नहीं है। हाँ दूसरे का है, चल लिखा उठेगा ना इस पर। हाँ मतलब एक नया पेज है। हाँ पेज कर लो ना। देखो पानी बहुत चुका है, देखो जल जाएगा। पानी कैसे गिर दे रहा है ये? हो गया बेटा। देखिए के सेकंड की बात कर रहे हैं। यहां देखिए बेटा, के सेकंड की के सेकंड क्या है बेटा? व्हेन जेड ए इंटू जेड बी इज इक्वल टू पॉजिटिव। जेड ए व्हेन जेड ए इंटू जेड बी इज इक्वल टू क्या है बेटा? पॉजिटिव। अगर जेड ए जेड बी पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि जेड ए एंड जेड बी बोथ आर सेम साइन। क्या होंगे बेटा? दोनों हमारे सेम साइन होंगे। लिखेंगे इट मीन्स दैट both the reactants that ZA and ZB both are ionic species are same sign the rate constant increase with increase of the rate constant increase with increase of
आयनिक स्ट्रेंथ अंडर रूट म्यू। ठीक, फॉर एग्जाम्पल्स H2O8 डबल माइनस प्लस I माइनस दिस इक्वल टू गिव प्रोडक्ट। हमसे प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं। यहां पर बेटा ZA इंटू ZB इज इक्वल टू -2 इंटू -1 इज इक्वल टू 2। ठीक, अब ZA इंटू ZB बराबर इतना आ गया, तो रेट कांस्टेंट Ks इज इक्वल टू Ln K0 प्लस 2 1.018 था, ZA था, ZB था, अंडर रूट म्यू था। यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए। Ln Ks इज इक्वल टू Ln K0 प्लस 1.018, ZA वैल्यू 2 अंडर रूट म्यू। ये तो कांस्टेंट हो गया बेटा, तो इतना वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाए, ऐड हो जा रहा है। तो इसका अर्थ है क्या है बेटा कि द रेट कांस्टेंट, दस रेट कांस्टेंट इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ म्यू। देखो आयनिक स्ट्रेंथ म्यू इंक्रीज करेगा तो अपने आप के यस हमारा क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्या हाल है सर? संडे फिर है, नोट कर लीजिए। इसी में लिख लेंगे, दिस इफेक्ट is also known as positive salt effect। दोनों या तो सेम साइन में पॉजिटिव, दोनों पे प्लस चार्ज हो या दोनों पे निगेटिव चार्ज हो, तो भी ZA इंटू ZB की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगी। केस थर्ड, when ZA into ZB is equal to negative, it means that ZA and ZB are क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइन में हो जाएंगे। अपोजिट साइन हो जाएगा। अपोजिट साइन का मतलब एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव। रेट कांस्टेंट वुड बी डिक्रीजेज with
इंक्रीज ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ अंडर रूट में हो गए। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, CO NH3 5 टाइम्स, ठीक, Br 2 प्लस और OH माइनस। पहले हमने बताया था प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं होता। यहां देखिए तो ZA इक्वल टू कितना होगा, +2, ZB इक्वल टू -1, तो ZA इंटू ZB इज इक्वल टू 2 इंटू -1 इज इक्वल टू -2। हो गया। अब इसकी वैल्यू यहां रखें तो क्या होगा, LNKS इज इक्वल टू LNK0 प्लस 1.018, इसकी वैल्यू -2 अंडर रूट में LNKS इज इक्वल टू LNK0 माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां देखिए अगर म्यू की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमारा केएस क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो क्या लिखेंगे, द रेट कांस्टेंट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ अंडर रूट। है अगर ग्राफ खींचा जाए बेटा किसके, LNKS माइनस LNK0 इज इक्वल टू 1.018, ZN टू ZB अंडर रूट में। हो गया। अगर इसे खींचा जाए बेटा, देखा जाए इधर हमारा आयनिक स्ट्रेंथ म्यू हो जाए, हाँ उनका क्या काम हुआ, शर्मा जी का क्या बोले, तो उनका कॉल नहीं आया। हो गए।
जरा बताइए बेटा। इसमें कौन सा आपका फर्स्ट केस का है, कौन सा सेकंड केस का है, कौन सा थर्ड केस का है? बताइए। जल्दी से बताओ भाई, कौन सा? ये किस केस का है? ए बी सी है, तो क्या लिखोगे? अरे भाई रेट कांस्टेंट ये आयनिक स्ट्रेंथ में है, म्यू की वैल्यू हमेशा इतना बनी रह गई, ठीक। इसका मतलब दिस इज केस फर्स्ट। पॉजिटिव साल्ट इफेक्ट है, दिस इज केस सेकंड, दिस इज योर केस थर्ड। इसे बेटा हम लोग निगेटिव साल्ट इफेक्ट कहते हैं। इसे क्या नाम दिया जाएगा? निगेटिव साल्ट इफेक्ट। अरे ठीक है, हाँ बस छोड़ दे बेटा। नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ाएंगे क्या? कैटालिसिस। कैटालिसिस कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी क्या काइनेटिक्स होगी, ठीक। ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट टाइम में करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अनसॉल्व का सॉल्व कर लीजिएगा, साल्ट इफेक्ट से रिलेटेड अनसॉल्व पेपर करके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक ठीक। ओके।